मेरे प्यारे साथियों, देखो आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे एक बहुत ही अमेजिंग चैप्टर जिसका नाम है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तुम लोग कभी सोचे हो कि पृथ्वी आज जैसे दिख रही है, क्या सचमुच ऐसे ही पृथ्वी शुरू से थी? यानी कि जब पृथ्वी बना, जब पृथ्वी का बन रहा था जब पृथ्वी, तो उस समय से क्या आज तक पृथ्वी ऐसे ही थी या कुछ इसमें चेंजेस हुआ है? ये एक रहस्य है। लेकिन क्या इस रहस्य को किसी सिद्धांत की अगर बात किया जाए, जब इसमें सिद्धांत आता है तो कुछ कुछ इसमें खुलासा होना शुरू हो जाता है। तो वैसे ही हमारे जो कोर्स है या फिर कह सकते हैं सिलेबस है, उस सिलेबस में एक चैप्टर जरूर दिया रहता है जिस चैप्टर का नाम होता है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो आज हम लोग इसी चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे कि क्या सच में पृथ्वी आज से करोड़ों साल पहले ऐसे ही थी जैसे आज दिख रही है। इतने सारे महाद्वीप जो आज अलग अलग हैं, क्या ये सारे महाद्वीप आज से करोड़ों साल पहले ऐसे ही थे या फिर कुछ टूटे हैं या फिर कुछ अलग हुए हैं? ये सारा बस एक समझो कि एक पहेली बनकर है। तो आज हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इससे समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा कि क्या कहानी है और कैसे क्या हो सकता था और क्या हुआ है। चलो शुरू करते हैं। बहुत अमेजिंग चैप्टर है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कहानी की तरह इसको समझ लेंगे। लास्ट में तुमको पीपीटी दे दूंगा, तुम उसको स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर कैसे भी लिख लेना, ठीक है। बुक वगैरह सब कुछ बंद कर दो, बस मुझे सुनो और यहाँ पर स्क्रीन पर देखते रहो। चलो हम लोग शुरू करते हैं। देखो सिंपल चीज समझो, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत चैप्टर नेम है चैप्टर 1। ठीक, अगला स्लाइड देखो, मैंने लिखा है टॉपिक्स टू बी कवर्ड। हम लोग क्या क्या टॉपिक्स को कवर करेंगे। देखो यहाँ पर थोड़ा सा किसी को लग सकता है कि बहुत डिटेल में जा रहे हैं या फिर ऐसा लग सकता है एक एक वर्ड को क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखो बहुत सारे यूट्यूब पर लेक्चर पड़े हुए हैं, आप जाकर वहाँ देख सकते हो, शॉर्ट में वन शॉट में आप तुमको अच्छे से मिल जाएगा। लेकिन ये वीडियो मेरे बनाने का ये मतलब है कि अगर वैसे कोई स्टूडेंट है जिनको लग रहा है कि नहीं, मतलब कि मुझे थोड़ा डिटेल में जाकर पढ़ना है, या फिर ऐसा लग रहा है कि एक एक वर्ड जो समझने में दिक्कत होता है मैं उसको अच्छे से करना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो पड़े हुए हैं, तुम जाकर उसको देख सकते हो। देखो सबसे पहले हम लोग समझेंगे पृष्ठभूमि एवं संकल्पना, उसके बाद मान्यताएं देखेंगे, उसके बाद साक्ष्य यानी कि एविडेंस देखेंगे, उसके बाद आलोचना। अभी ये समझ में नहीं आएगा ये है क्या, आखिर समझ में आएगा एक एक जब टॉपिक को हम लोग डिफाइन करेंगे तो उसके बाद ये समझ में आना शुरू हो जाएगा। चलो देखो, सबसे पहले था पृष्ठभूमि एवं संकल्पना। हम लोग ले लेते इस टॉपिक को। इसमें मैंने लिखा है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से यह तात्पर्य है कि महाद्वीपों के अपनी मूल स्थिति से विस्थापन होना। देखो क्या है ये, देखो सिंपल चीज समझो। अगर हम कहें तुमसे कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, पहले चैप्टर को ही समझ लो। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का मतलब, महाद्वीप का मतलब जो आज तुम लोग महाद्वीप देखते हो, जैसे एशिया है, यूरोप है। हम लोग कंट्री किस में, इंडिया किस में है, एशिया में। यूरोप अलग हो गया, अफ्रीका अलग हो गया, साउथ अमेरिका अलग हो गया, नॉर्थ अमेरिका अलग हो गया। ये सारे क्या है, महाद्वीप है, ठीक है। तो महाद्वीपीय विस्थापन, विस्थापन का मतलब चेंज हुआ है, एक जगह से दूसरी जगह विस्थापन होना। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, थ्योरी को क्या बोलते हैं, सिद्धांत बोलते हैं। तो किसी चीज के बारे में बता देना, लोग कहते हैं थ्योरी हम एक दे देते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा। तो देखो ये कैसे क्या हुआ, पृष्ठभूमि इसके सबसे पहले समझेंगे हम लोग। यहाँ पर हम लोग यही देखें महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से तात्पर्य क्या। तात्पर्य का मतलब ये होता है, जैसे लोग नहीं बोलते हैं कि मेरा मतलब ये था, तो हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, तात्पर्य बोलेंगे, ठीक है। तो एग्जाम में आप लोग ये वर्ड का यूज कर सकते हो। देखो महाद्वीपों के प्रवाहित होने की संभावना का सुझाव, सुझाव का मतलब महाद्वीपों के प्रवाहित होने का सुझाव सबसे पहले किसने दिया, तो 1858 में फ्रांसीसी विद्वान एंटोनियो स्नाइडर ने दिया, किंतु वैज्ञानिकता के अभाव में इस संभावना को नकार दिया गया, ठीक। दूसरा, 1910 में टेलर ने स्थल भाग के क्षैतिज स्थानांतरण को मोड़दार पर्वत की व्याख्या दी, व्याख्या क्रम में प्रस्तुत किया, किंतु कई कारणों से उनकी संकल्पना की भी मान्यता प्राप्त नहीं हुआ। स्लाइड मैंने पढ़ ली, अब समझो क्या है। देखो महाद्वीपों के प्रवाहित होने की, अब तुम लोग खुद से सोचो, दुनिया में बहुत कुछ हो रहा था पहले। ये बात कब की, 1858 की है। हमारे देश में तो बहुत कुछ अलग चल रहा था, 1857 की क्रांति हो रही थी। सोचो उधर क्या था, यूरोप के साइड में क्या था, जर्मनी वगैरह में लोग ये सब के बारे में सोचते थे कि कैसे क्या हुआ था, कैसे विस्थापन हो रहा था, आज महाद्वीप ऐसे हैं, क्या करोड़ों वर्ष पहले ऐसे थे। लेकिन हमारे देश में क्या हो रहा था, लड़ाई हो रहा था। 1857 के उस समय क्रांति हो रही थी, झांसी की रानी लड़ रही थी, इधर ये अंग्रेज तबाह किए हुए थे, ऐसा ऐसा कहानी था। तो उस समय कुछ विद्वान ऐसे थे जो इन सब के बारे में सोचते थे कि क्या पृथ्वी आज से करोड़ों साल पहले ऐसे ही दिखती थी या फिर कुछ अलग था। तो अब कहानी की तरह समझो, तुम खुद से सोचो, वैगनर के सामने तुम बैठो,
अब ये वैगनर कौन है आगे समझ में आएगा। एक वैगनर नामक वैज्ञानिक था, ठीक। तो सबसे पहले महाद्वीपों के प्रवाहित होने के यानी कि चेंज होने का सिद्धांत यानी कि बात किसने कहा, तो एंटोनियो स्नाइडर। सबसे पहले किसने बोला, एंटोनियो स्नाइडर। कब बोला, 1858। बस इतना ही याद रखो, ठीक। आगे दूसरी बार किसने बोला, 1910 में टेलर ने बोला। इसी बात को घुमा फिरा कर टेलर ने भी बोल दिया, तुम स्लाइड को पढ़ लेना। अब आगे देखो, 1912 में अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय प्रवाह को सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया तथा वर्ष 1915 में इसकी विस्तृत विवेचना की। अब देखो, अल्फ्रेड वेगनर एक नाम आया है। अल्फ्रेड वेगनर 1912 में क्या करते हैं, इसी महाद्वीपीय प्रवाहित सिद्धांत को क्या करते हैं, एक सिद्धांत दे देते हैं। प्रवाहित को क्या करते हैं, एक सिद्धांत दे देते हैं। कहते हैं कि हम एक सिद्धांत देते हैं, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो यहाँ से क्या समझना है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, अल्फ्रेड वेगनर। कब दिए थे, 1912 में। लेकिन इसका विस्तृत विवेचना कब हुआ, विवेचना का मतलब इसके बारे में लोगों ने कब जाना, विस्तृत में विस्तार में इसके बारे में लोग कब सुनना पसंद किए, 1915 में। अब आगे समझो। अब देखो, अब यहाँ से मैं तुम्हें एक बार कनेक्ट करता हूँ पीछे की चीज़ों में। देखो, तुम खुद से सोचो, तुम वैगनर के सामने, वैगनर के जगह पर तुम खुद को रखो। ऐसे सोचो कि तुम बैठे हो अपने रूम में और स्टडी टेबल पर बैठे हो और सामने मैप लगा हुआ हो। तुम सोच रहे हो वर्ल्ड मैप में देखकर कि यार कभी एशिया यहाँ पर जरूरी यहीं पर है, नीचे क्यों नहीं एशिया है, ये अफ्रीका इधर क्यों है, ऐसे क्यों नहीं था, नॉर्थ अमेरिका ऊपर ही क्यों है, नीचे क्यों नहीं था ये वाला एरिया, साउथ अमेरिका ऊपर क्यों नहीं हो गया था, ऐसे तुम सोच रहे हो। फिर एक मन में ये आया कि ये सब एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए क्यों नहीं है, या फिर तुम सोच रहे होगे कि इनको मिला देते हैं तो ये ऐसे मिल जाएगा क्या। ऐसे ही अल्फ्रेड वेगनर भी सोच रहे थे, क्या ऐसा हो सकता है कि यार ये सब मिले हुए होंगे कभी ना कभी। तो यही सोच को आगे बढ़ाते हैं। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जर्मनी मौसमी विज्ञानी अल्फ्रेड वेगनर द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब देखो क्या था ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया किसने था, तो अल्फ्रेड वेगनर नामक एक वैज्ञानिक ने दिया था। कहाँ के थे अल्फ्रेड वेगनर, तो जर्मनी के थे। एक नंबर में पूछ सकता है कि अल्फ्रेड वेगनर कहाँ के थे, तो जर्मनी के थे। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था। अच्छा, ये थे क्या, तो मौसमी विज्ञानी थे। आगे समझो। अब देखो, वेगनर वास्तव में पृथ्वी पर हुए जलवायु परिवर्तन की व्याख्या करना चाहते थे और इन व्याख्या के लिए वेगनर के सामने दो विकल्प थे। पहला, पृथ्वी के जलवायु प्रदेश अपने स्थान पर स्थिर रहे हो और महाद्वीपों का अपने स्थान से विस्थापन हुआ हो। दूसरा था, पृथ्वी के महाद्वीप अपने स्थान पर स्थिर रहे हो और जलवायु प्रदेशों का विस्थापन हुआ हो। समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आया होगा। देखो, वेगनर सोचते सोचते यहाँ तक ये सोच लिए वेगनर कि ऐसा हुआ होगा। अब यह सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिए वेगनर ने दो रास्ता चुना। पहला रास्ता ये चुना कि ऐसा हो सकता है कि पृथ्वी की, ये समझो कि ये महाद्वीप है, ठीक है, और मैं ऐसे ऊपर में इमेजिन करो कि ये जलवायु है, ठीक। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि पृथ्वी के जो महाद्वीप है ना, वो एक समय पर अपने स्थान पर स्थिर रहे होंगे। स्थिर का मतलब ऐसे डटे होंगे, और ये समझो कि जलवायु है, तो पृथ्वी का महाद्वीप अपने स्थान पर स्थिर रहे और जलवायु प्रदेश चेंज हो गया होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया। फिर इन्होंने दूसरा बार में ये सोचा कि ऐसा भी हो सकता है कि महाद्वीप जो है ना, ये चेंज हो गए होंगे और ये जो जलवायु प्रदेश है ये ऐसी होगा। तो दूसरा में क्या सोचा, ये महाद्वीप चेंज हुए और जलवायु ऐसी ही है। पहले में क्या सोचा, जलवायु चेंज हुए, महाद्वीप एक जगह स्थिर है, ठीक। तो इनको दोनों विकल्प में से पहला विकल्प अच्छा लगा कि महाद्वीप जो है ना वो चेंज हुए होंगे और जलवायु प्रदेश जो है वो अपने ही स्थान पर क्या होंगे, स्थिर होंगे। तो इनको यही वाला आसान लगा, ठीक है। इसी को आगे बढ़ाते हैं हम लोग भी। देखो, वही चीज़ लिखा है, वेगनर को अपनी व्याख्या के लिए इन दोनों में से पहला विकल्प अधिक अनुकूल प्रतीत हुआ और इसी आधार पर उन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वही बात है जो अभी मैंने समझाया। अब आगे देखो, इस सिद्धांत के लिए वेगनर ने कुछ मान्यताओं को आधार बनाया। अब इस सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिए वेगनर ने कुछ मान्यताओं को क्या किया, आधार बनाया। जैसे पहला, पृथ्वी 3 परतों से बनी है, सियाल, सीमा, निफे। अब उन्होंने कहा, लोगों को, दुनिया वालों को समझाना शुरू किया कि देखो भाई, पृथ्वी जो है ना वो 3 परतों से बनी है। कितनी परतों से बनी है, 3। ऐसे समझो, पृथ्वी 3 परतों से बनी है, सियाल, सीमा, निफे। पहला क्या बोला, सियाल, दूसरा क्या बोला, सीमा, और तीसरा क्या बोला, निफे। वेगनर साहब ने कहा कि पृथ्वी 3 परतों से मिलकर बनी है, सियाल, सीमा, निफे। और इन्होंने दूसरा कहा कि सियाल सीमा के ऊपर क्या होता है, तैरता है। इन्होंने कहा कि ये जो सियाल, सीमा, निफे है ना, ये सियाल जो है ना सीमा के ऊपर क्या करता है, तैरते रहता है। क्या करता है, तैरते रहता है। आगे इन्होंने क्या कहा, आगे इन्होंने कहा कि कार्बोनिफेरस यानी कि लगभग 30 करोड़ वर्ष पहले तक पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक दूसरे से जुड़कर सुपर महाद्वीप का निर्माण करते थे, जिसे पेंजिया नाम दिया गया। तीसरा इन्होंने ये रखा कि आज से न करोड़ों साल पहले, तो कितने करोड़ों साल पहले, 30 करोड़ साल पहले, यानी देखो
कल को हम लोग क्या बोलेंगे, कल बोलेंगे। 1 साल पहले को क्या बोलेंगे, साल भर हो गया, ठीक है। ऐसे ही 30 करोड़ साल पहले को हम लोग बोलते हैं कार्बोनीफेरस। क्या बोलते हैं, कार्बोनीफेरस, याद रखना। 30 करोड़ वर्ष पहले को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनीफेरस बोलते हैं। तो वैगनर साहब ने कहा कि कार्बोनीफेरस में लगभग 30 करोड़ वर्ष पहले, यानी कि अब हम बोलेंगे कार्बोनीफेरस तो क्या समझना है, 30 करोड़ वर्ष पहले। तो वैगनर ने कहा कि कार्बोनीफेरस में पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक दूसरे से क्या होंगे, जुड़े हुए होंगे, जुड़े थे, और ये विशाल क्या करते थे, विशाल महाद्वीप का निर्माण करते थे। यानी कि उनके अनुसार ये कहा गया कि आज जो अलग अलग महाद्वीप दिख रहे हैं, ये करोड़ों साल पहले, यानी कि 30 करोड़ साल पहले सारे महाद्वीप एक दूसरे से जुड़कर एक सुपर महाद्वीप का क्या करते थे, निर्माण करते थे, सुपर महाद्वीप का निर्माण करते थे, ठीक। पेंजिया चारों तरफ से पैंथलासा नामक विशाल महासागर से घिरा था। अब ऐसे समझिए, देखिए, मान लीजिए ये महाद्वीप है, ठीक। अब ऐसे समझो, ऐसे ही करके 6-7 जो है ना, 6-7 होगा, ठीक है, 6-7 महाद्वीप है ऐसे। अब क्या हुआ कि वैगनर के अनुसार ये कहें कि आज से ना 30 करोड़ वर्ष पहले क्या हुआ होगा कि ऐसे ऐसे सारे महाद्वीप जुड़कर एक थे, यानी कि सारे महाद्वीप क्या थे, एक ऐसे ही चिपके हुए थे सब, और इसको नाम दिया पेंजिया। पेन से लिख रहे थे तो क्या नाम दे, तो पेंजिया नाम दे दिया, ठीक। अब उन्होंने कहा कि इस पेंजिया के चारों तरफ ना एक विशाल महासागर था, सागर नहीं महासागर, तो चारों तरफ क्या था, पानी था, और उसको नाम क्या दिया, पैंथलासा नाम दिया। क्या नाम दिया, पैंथलासा। इन्होंने क्या बोला, फिर से बोल रहे हैं, आज के जो महाद्वीप दिखते हैं वो सारे महाद्वीप एक दूसरे से चिपके हुए थे, और इसको नाम दिया पेंजिया, और इसके चारों तरफ क्या थे, चारों तरफ क्या थे, विशाल महासागर थे, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, उसको नाम दिया पैंथलासा। आगे समझो, आगे इन्होंने कहा कि वैगनर के अनुसार कार्बोनीफेरस में पेंजिया का विखंडन हो गया, इसके उत्तरी भाग को अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। अब वैगनर कह रहे हैं कि ये तो सब एक दूसरे से चिपके हुए थे, ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है कि इन चिपके हुए महाद्वीपों में विखंडन हो गया। विखंडन का मतलब आधा आधा टूट गया, और जब आधा आधा टूटेगा, जब मान लो ऐसे, फिर से उसी एग्जाम्पल समझाते हैं, मान लो ये तुमको महाद्वीप है, चिपके हुए गोल महाद्वीप है। अब ये क्या हुआ, आधा आधा टूट गया। जब ये आधा टूट जाएगा, ऐसे समझो, जब ये आधा टूट जाएगा तो इसके अंदर क्या होगा, ऐसे मान लो ये अलग अलग हो गया, ये अलग अलग हो गया, तो इसके अंदर बीच में क्या हो जाएगा, पानी चला जाएगा। जब चारों तरफ से पानी है तो इसके बीच में क्या हो जाएगा, पानी आ जाएगा। देखो, इन दोनों के बीच एक सकरा छिछला यानी कि कम गहरा और लंबा जलीय भाग था, जिसे टेथिस या टेथिस सागर कहा गया। जब ये टूटा, जब ये महाद्वीप टूट गया, इसके बीच 2 टुकड़े में हो गया, एक पार्ट इधर और एक पार्ट इधर, तो इसके बीच में क्या हो गया, पानी आ गया। तो इसी पानी को, इसी सकरा का छिछला यानी कि कम गहरा, कम गहरे वाले लाइन को क्या कहा उन्होंने कहा सागर। क्या कहा, टेथिस सागर, या फिर भूसन्नति भी इसको कहते हैं, ठीक। आगे समझिए, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने फिर कहा कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड पुनः, अच्छा देखो कुछ स्लाइड छूट गए हैं, देखो समझा देते हैं। अब इन्होंने कहा कि जो ऊपर वाला भाग है वो क्या है, अंगारा लैंड है, और नीचे वाला भाग क्या है, गोंडवाना लैंड। इन्होंने नाम दे दिया कि ऊपर वाले भाग को अंगारा लैंड कहते हैं और नीचे वाले भाग को गोंडवाना लैंड, ठीक। उसके बाद इन्होंने बताया कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड पुनः अलग अलग स्थल खंडों में विखंडित हो गए, और इनका विस्थापन अलग अलग दिशाओं में होने लगा, जिसमें उत्तर और पश्चिम दिशा प्रमुख थी। अब इन्होंने कहा कि जो 2 महाद्वीप टूटे थे ना, वो भी अलग अलग अब टूटने लगे। जैसे समझो, जैसे देखो, ये मान लो महाद्वीप है, अब ये क्या हुए कि ये दो ऐसे 2 डिवाइड हो गए, ठीक, ऐसे 2 हो गए, टूट गए, बीच में एक लाइन आ गया, बीच में लाइन आया। अब इसके चारों तरफ जब पानी रहेगा तो बीच में क्या होगा, पानी घुस जाएगा, पानी आ जाएगा। इस लाइन को उन्होंने कहा टेथिस सागर, या फिर इसी को भूसन्नति भी कहते हैं। और जब ये 2 भाग हो गया, अब इन्होंने कहा कि आगे चलकर फिर ये भी क्या होने लगे, डिवाइड होने लगे, यानी कि पार्ट पार्ट में क्या होने लगे, टूटने लगे, और इसी को नाम दिया उन्होंने क्या, कि आगे चलकर ये अलग अलग महाद्वीप बन चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े, मैंने तो 4 टुकड़ा किया है, लेकिन ये अलग अलग टुकड़ों में क्या होने लगे, बंटने लगे, ठीक। अब आगे समझो, अब देखो, यूरेशिया से अलग होकर उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका से अलग होकर दक्षिणी अमेरिका और पश्चिम की ओर विस्थापन हुई, जिससे इन महादेशों के बीच जल भर जाने के कारण अटलांटिक महासागर की उत्पत्ति हुई। ये तुम लोग को समझ में आता होगा। जैसे आज हम लोग को देखने को मिलता है यूरेशिया। यूरेशिया किसको बोलेंगे, यूरोप और एशिया को मिला दोगे तो क्या हो जाएगा, यूरेशिया हो जाएगा। तो वही चीज़, यूरेशिया से अलग होकर उत्तरी अमेरिका किधर है, इस साइड है, तो मेरे तरफ से इधर ही है। अब तुम लोग ऐसे हो जाएगा तुम्हारी तरफ, तो यूरेशिया मान लो
ये यूरोप हुआ और ये एशिया। यूरेशिया से अलग होकर क्या बना, उत्तरी अमेरिका, और फिर उसके बाद पश्चिम की ओर विस्थापन हो गया। पश्चिम की ओर क्या हो गया, विस्थापन हो गया। जिससे इन महादेशों के बीच जल भर जाने के कारण अटलांटिक महासागर की उत्पत्ति हुई। इससे क्या हुआ, अटलांटिक महासागर की उत्पत्ति हो गई। अब आगे देखो, अफ्रीका भी उत्तर की ओर विस्थापित होने लगा, जिससे टेथिस सागर का आकार घटने लगा। वर्तमान समय में भूमध्य सागर उसी टेथिस सागर का शेष बचा हुआ भाग है। ये सब तुम लोगों को समझ में आता होगा। देखो सिंपल चीज़, मैप को खोलो, मैप देखो कहाँ कहाँ पर क्या है, स्लाइड को अच्छे से समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट मेरा समझाना काम है, स्लाइड तुमको खुद से ही पढ़ना पड़ेगा। अब देखो, भारत, अफ्रीका एवं गोंडवाना लैंड समूह से अलग होने के पश्चात उत्तर और उत्तर पूर्व की यूरेशिया की तरफ अग्रसर होने लगा। वही चीज़ है। अब देखो, गोंडवाना लैंड से अंटार्कटिक, अफ्रीका, मडागास्कर, भारत और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे से अलग होने के कारण इनके बीच हिंद महासागर निर्मित हो गया। ये सब इसी से अलग हुए हैं। ठीक, इस प्रकार पैंथलासा के आकार में कमी आई और वर्तमान समय पैंथलासा प्रशांत महासागर के रूप में विद्यमान है। पैंथलासा क्या हो, पैंथलासा में कमी आई और आज के समय में ये किस रूप में है, प्रशांत महासागर के रूप में विद्यमान है। ठीक, वैगनर के सिद्धांत के अनुसार सभी महाद्वीप और महासागर आज से लगभग 6 करोड़ वर्ष पहले पूर्व सीनोजोइक नामक कालखंड में अपने वर्तमान स्वरूप में लगभग स्थित हो गए। अब इन्होंने कहा कि सीनोजोइक, अभी क्या चल रहा है, सीनोजोइक युग चल रहा है। इसी में इन्होंने क्या कहा, इसी युग में ये सारे जो महाद्वीप है ये क्या एक जगह स्थिर हो गए। ठीक, अब देखो, अब क्या हुआ कि अब कहने को तो ये सारे बात इन्होंने लिख दिया, एक पेज पर इन्होंने लिख दिया। अब लिखकर आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब इन्होंने सोचा कि मेरी बातों को कौन मानेगा, मुझे तो पागल बोल देंगे लोग, यार ये ऐसी बकवास कर रहा है। तो इन्होंने कुछ साक्ष्य खोजना शुरू किए, यानी कि एविडेंस, सबूत खोजना शुरू किए। अलग अलग महाद्वीपों पर जाकर, अलग अलग जगहों पर जाकर कुछ एविडेंस कलेक्ट किए, उस पर रिसर्च किए। ऐसी एक दिन में हवा में बात नहीं कर रहे थे, ये सालों साल का मेहनत होता है, तब जाकर ये एक सिद्धांत मिलता है। तो इन्होंने कुछ साक्ष्य दिए। सबसे पहला साक्ष्य था जिगसॉ फिट। जिगसॉ फिट क्या है, देखो, वर्तमान समय में एक दूसरे से अत्यधिक दूरी पर स्थित महाद्वीपों को जब एक दूसरे के पास लाया जाता है तो वह आपस में मिल जाते हैं। अब देखो, जिगसॉ फिट याद रखना, जिगसॉ फिट के अंतर्गत ये था कि आज के समय के जितने भी महाद्वीप अलग अलग हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये सब महाद्वीपों को एक प्रोजेक्ट पर जब एक जगह लाया जाता है तो ये सब महाद्वीप क्या होते हैं, एक दूसरे में फिट हो जाते हैं। इसी को कहते हैं जिगसॉ फिट। पहला साक्ष्य इन्होंने ये दिया। दूसरा साक्ष्य, चट्टानी समानता। अफ्रीका के पश्चिम और दक्षिण अमेरिका के पूर्वी भाग में पाई जाने वाली चट्टानों की संरचना, उनकी विशेषता और उनकी आयु में अद्भुत सामान्य दिखाई देती है। इन्होंने कहा कि अफ्रीका के पश्चिमी और दक्षिण अमेरिका के पूर्वी भाग, यानी कि दो महाद्वीपों के चट्टान जो है ना, दोनों में समानता दिखाई देती है। समानता का मतलब एक जैसा है। अब तुम खुद से सोचो, एक महाद्वीप इतने दूर है, दूसरा महाद्वीप उतना दूर है, लेकिन दोनों महाद्वीप पर एक ही चट्टान एक ही चट्टान का समानता कैसे दिखाई दे सकता है, यानी कि एक ही चट्टान दोनों के पास कैसे हो सकता है। इसका मतलब यही हुआ कि आज से करोड़ों साल पहले ये एक दूसरे में ऐसे चिपके हुए थे, अलग हो गए तो दोनों के पास थोड़ा थोड़ा चट्टान है। ठीक, तीसरा इन्होंने साक्ष्य ये दिया कि खनिजों में समानता। एक दूसरे से अलग स्थित महाद्वीपों में पाए जाने वाली खनिजों में समानता मिलती है, जैसे दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के पश्चिमी तट के खनिज। इन्होंने खनिजों में समानता की भी बात की। ठीक, अगला, शीतोष्ण, ठंडे क्षेत्रों में, शीतोष्ण प्रदेशों में कोयला का निक्षेप। अब देखो, शीतोष्ण यानी कि ठंडे क्षेत्रों में कोयला मिला है, तो कोयला का जो साक्ष्य मिला है, अब ये सोच रहे हैं कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। इसका मतलब यही हुआ कि आज से करोड़ों साल पहले इस जगह पर बहुत ही गर्म होगा, चेंज होकर ये कहीं और आ गया, तो ये एक साक्ष्य के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया। उसके बाद पूरा जल, इसके अंतर्गत भारत, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका इत्यादि के गर्म क्षेत्र में हिमानी बर्फ का एक बहुत बड़ा हिस्सा के पुराने साक्ष्य प्राप्त हुए, जिन्हें टिलाइट्स कहा जाता है। अब देखो, ये भी अलग इसका प्रमाण था, जैसे भारत, अफ्रीका हो गया, दक्षिण अमेरिका, यहाँ पर गर्म क्षेत्र में, गर्म यानी कि गर्म वाले एरिया में हिमानी का मतलब क्या होता है, बर्फ, थोड़े बहुत बर्फ के साक्ष्य, बर्फ नहीं मिला होगा, बर्फ के साक्ष्य मिले, यानी कि साक्ष्य का मतलब एविडेंस, कुछ ऐसे पार्टिकल्स मिले होंगे जिसको रिसर्च करने के बाद पता चला ये यार ये तो बर्फ था, ये तो आज से करोड़ों मतलब कुछ समय पहले ये बर्फ था। तो इन्होंने ये सोचा कि यार इतना गर्म एरिया है, यहाँ पे बर्फ कहाँ से आ जाएगा। तब उन्होंने अनुमान लगाया, साक्ष्य के रूप में ये प्रस्तुत करना चाहा कि देखो ऐसा हो सकता है ना कि ये पहले महाद्वीप एक दूसरे से चिपके हुए होंगे और जब टूटे तो ठंडा वाला उधर चला गया और गर्म वाला इधर रह गया। ठीक, अगला, इसके बाद क्या कहा, उपरोक्त सभी प्रमाण इस बात को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं कि करोड़ों वर्ष पहले यह सभी महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े रहे होंगे। ये जितने भी साक्ष्य इन्होंने दिया, इस साक्ष्य से ये समझ में आना चाहिए कि ये सारे महाद्वीप जो है आज के समय के महाद्वीप करोड़ों वर्ष पहले क्या होंगे, एक दूसरे से चिपके होंगे।
ठीक, यानी कि जुड़े होंगे। अब देखो सिद्धांत की आलोचना, अब ऐसा तो था नहीं कि इन्होंने एक फाइल डॉक्यूमेंट किया, फाइल बनाया, आलोचना उसमें साक्ष्य लिखे और अपनी बातों को लिखे और ले जाकर जमा कर दिए, लोगों ने मान लिया। नहीं, लोगों ने बोला नहीं हम मानेंगे नहीं, आलोचकों की कमी नहीं थी, आलोचना करना शुरू हो गया। तो सबसे पहले क्या आलोचना किया गया, जब महाद्वीपों को एक दूसरे से मिलाने का प्रयास किया जाता है तो वह पूरी तरह मिल नहीं पाते, बल्कि उनके बीच कुछ अंतराल शेष बच जाता है। अब सबसे पहला इनका जो था जिगसॉ फिट, उसी को खारिज कर दिया, बोला कि मानते ही नहीं जिगसॉ फिट को। कैसे, तो क्यों नहीं मानते हैं? तो उन्होंने कहा कि जब वर्तमान समय यानी कि आज के समय में जब इन सारे द्वीपों को, इन सारे महाद्वीपों को जब मिलाते हैं हम लोग, अलग अलग द्वीपों को जब मिलाते हैं महाद्वीपों को, तो ये मिलता ही नहीं है, अलग अलग गैप आ जाता है, बीच बीच में कुछ गैप आ जाता है। तो एक ये आलोचना हुआ। दूसरा आलोचना क्या था, सिद्धांत के अनुसार महाद्वीपों का विस्थापन उत्तर और पश्चिम दिशा में क्रमशः ध्रुवीय अपलावन बल एवं चंद्रमा के ज्वारीय बल के प्रभाव में हुआ, जबकि वास्तव में यह बल इतना पर्याप्त नहीं है कि महाद्वीपों का विस्थापन कर सके। देखो यहाँ पर हम मानते हैं कि कुछ गलती वैगनर साहब से हुई थी, जिन्होंने ऐसा बात कह दिया था। उन्होंने कहा कि देखो ऐसा हुआ होगा। अब उनसे पूछा गया ना कि ऐसी कैसे, ये टूटे कैसे, उन्होंने ये कह दिया कि देखो अपलावन बल से टूटा और ध्रुवीय जो चुंबकीय क्या है यहाँ पर, ध्रुवीय अपलावन बल और चंद्रमा के ज्वारीय बल। अब इसके पास इतना बल नहीं होता है, अपलावन बल के पास इतना बल नहीं होता है कि एक बहुत बड़े महाद्वीप को तोड़ सके, और चंद्रमा के पास भी इतना ज़्यादा बल नहीं होता है कि महाद्वीपों को अलग कर सके यानी कि तोड़ सके। लेकिन इन्होंने यही बात कह दिया। ये उसी की तरह था जैसे इन्होंने ये कहा कि एक छोटा सा बच्चा है और एक रूम में जो है वो एक बेड को, यानी कि 4 साल का बच्चा है, वो एक बेड को एक रूम से दूसरे रूम में चेंज कर दिया, यानी कि बदल दिया। ये मानने के लिए है ही नहीं, माना ही नहीं जा सकता। इनको ये एक गलती कहो या फिर कुछ भी कहो, ये एक इनका गलती था। ठीक है, आगे देखो, वेगनर की समानता अब गलत सिद्ध हो चुकी है कि सियाल सीमा के ऊपर तैरता है। देखो अब इनके बातों को तो गलत कह ही दिया गया, सियाल सीमा के ऊपर तैरता ही नहीं है। पृथ्वी 3 परतों से मिलकर बनी है, वो अलग अलग है, वो अलग केस है उसका। यह सिद्धांत यह बताने में असमर्थ है कि महाद्वीपों का विखंडन कार्बोनिफेरस में ही क्यों हुआ और उससे पहले यह वापस या आपस में किस बल से जुड़े थे। देखो यह सिद्धांत जो है ना, इस बात को बताने के लिए असमर्थ है कि अगर अच्छा चलो मान लेते हैं कि यह किसी न किसी बल से जुड़े थे, तो ये टूटे कैसे, टूटे भी तो पहले किस बल से जुड़े थे, ये बताने में असमर्थ है, नहीं बता पाए वेगनर साहब। ठीक, आगे देखो, वेगनर के सिद्धांत की प्रस्तुति जर्मन भाषा में की गई, इसलिए संभावना यह भी है कि सिद्धांत का सटीक अनुवाद नहीं हो पाने के कारण इसका अर्थ गलत हो गया। अब देखो उस समय ब्रिटेन का सबसे ज़्यादा प्रभाव था। अब वेगनर साहब अपने ही भाषा में किसी चीज़ को प्रस्तुत करेंगे तो अपने भाषा में किस लैंग्वेज में किए, जर्मन भाषा में किए। तो अब जब जर्मन भाषा में इन्होंने प्रस्तुत किया, ऐसा भी हो सकता है ना कि लिखे कुछ और होंगे, राम आम खाता है, या फिर कवि जो है ना गाना गाता है, या फिर ऐसे लिखोगे कुछ और लिखे होंगे, तो इसके हिसाब से कुछ और मतलब निकल गया, ट्रांसलेट कुछ और हो गया होगा, कहे कुछ और होंगे, हो गया कुछ और। ये भी एक बात कह सकते हैं हम लोग। इन तमाम आलोचनाओं के बावजूद वेगनर का सिद्धांत कई अर्थों में महत्वपूर्ण है और वर्तमान समय में भी प्रासंगिक बना हुआ है। इन तमाम इतने आलोचनाओं के बाद वेगनर को पूरी तरह से गलत साबित नहीं किया जा सकता है। कुछ हद तक उनकी बातें सही थी कि ये महाद्वीप कभी जुड़े थे, अलग हुए, लेकिन ये बताने में वो असमर्थ थे कि किस बल से जुड़े थे और किस बल से ये टूट चुके। ठीक, आगे देखो, आज के कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित प्रयोग के द्वारा इस सिद्धांत को काफ़ी हद तक सत्य सिद्ध किया जा सकता है। इसके अलावा यह सिद्धांत अपने से आगे कई सिद्धांतों के लिए आधार और प्रेरणा प्रदान करता है। ठीक, देखो वही चीज़ जो भी मैंने बोला, यह सिद्धांत जो था ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से यह सिद्धांत क्या हो गया था, गलत हो गया था। ऐसा नहीं था कि ये पूरी तरह से सिद्धांत क्या था, गलत हो गया था। वेगनर साहब ने एक अच्छा ही सिद्धांत दिया था, बस कमी यही रह गई, वह ये चीज़ बताने में असमर्थ हुए कि ये किस बल से जुड़े थे, और जुड़े थे तो किस बल से टूटे। ये तो सही है कि हाँ टूटा था, लेकिन किस बल से। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मिलते हैं हम लोग इसके अगले चैप्टर 2, जो कि और अच्छे से समझ में आएगा, प्लेट विवर्तन की। इसी का जो है ना सिद्धांत आगे है, इसी के आधार पर उस सिद्धांत को भी क्या किया गया, आगे बढ़ाया गया है।